एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशंस का। देखिए, मॉक टेस्ट नंबर 6 आपने दिया होगा। ये एक अच्छा पेपर रहा है, मॉडरेट पेपर है, और इसमें मैंने पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को भी कवर किया है। आप जब इस टेस्ट पेपर को दे रहे होंगे, हो सकता है कि शायद कोई क्वेश्चन आपको टफ लगा हो और कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी लगा हो। कुछ क्वेश्चन को शायद आपने छोड़ दिया हो और कुछ क्वेश्चन को आप शायद डर के मारे नहीं कर पाए हो। तो दोस्तों, अब इस सॉल्यूशन वीडियो में हम एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, और अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया है या कोई क्वेश्चन में आपने छोड़ दिया है तो उसको आप स्किप करके, मतलब जो क्वेश्चन कर चुके हैं उनको स्किप कर दीजिए, और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। तो आपके लिए ये वीडियो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है ना। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, सर x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y। तो x वेरीज इनवर्सली का मतलब 1 अपॉन ऑफ स्क्वायर ऑफ y। ये जो साइन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं और इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। जब कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होती है तो 1 अपॉन कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होती है तो सीधे लिखते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी सिंबल को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी k लगा देते हैं, माने x इज इक्वल टू k अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। इस k की वैल्यू को निकालने के लिए ये हमेशा दो वैल्यूज आपको जरूर देगा। तो ये कह रहा है y इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 1 है, तो x की जगह 1 लगा दीजिए, y की जगह 2 लगा दीजिए। तो 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। माने कुल मिला के k की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। जब k की वैल्यू आपकी 4 आ गई तो आपकी रिलेशनशिप बनेगी x इक्वल टू 4 अपॉन वाई स्क्वायर। x इक्वल टू 4 अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 6। तो y की जगह यहां 6 लगा दीजिए, तो ये पूछ रहा है x की वैल्यू कितनी आएगी। तो x इक्वल टू 4 अपॉन 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, ठीक है ना। 1 जा 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 9। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 9। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 1 अपॉन 9 हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सर, the ratio in which the total wages of the worker of the factory increased if there be a reduction in the ratio 7:5 and increase in their wages in the ratio 2:3। माने ये पूछ रहा है कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर हमने नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। माने पहले अगर 700 वर्कर काम करते थे तो अब 500 वर्कर काम करते हैं। पहले अगर 70 वर्कर काम करते थे तो अब 50 वर्कर काम करते हैं। पहले अगर 7 वर्कर काम करते थे तो अब 5 वर्कर काम करते हैं। माने ये ओल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये इनका रेशियो दे रखा है। और वो कह रहा है इनकी सैलरी को हमने इंक्रीज कर दिया 2:3 में। माने पहले अगर 2000 रुपए देते थे तो अब 3000 रुपए देते हैं। पहले अगर 2 लाख रुपए 20,000 रुपए देते थे तो अब 30,000 रुपए देते हैं। पहले अगर 2 रुपए देते थे तो अब 3 रुपए देते हैं। तो कह रहा है बताइए टोटल वेजेस में क्या फर्क आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल वेज का मतलब क्या होता है? टोटल वेजेस का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस ऑफ पर वर्कर इनटू वेजेस ऑफ पर वर्कर, ठीक है ना। यही तो होगा भाई। आपके फैक्ट्री में मान लीजिए 50 वर्कर काम करते हैं और एक वर्कर को ऑन एन एवरेज 2,000 रुपए देते हैं, तो टोटल वेजेस क्या होंगे? 50 इंटू 2,000। बिल्कुल सेम वे में टोटल वेजेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस ऑफ पर वर्कर। तो अगर यहां टोटल वेजेस क्या हमें रेशियो निकालना है तो हम सीधे सीधे क्या करें? सीधे सीधे इन दोनों रेशियो की क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो टोटल वेजेस क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 3। 7 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 14:15। माने पहले अगर टोटल वेजेस आपको 14 देने पड़ते थे, 14 रुपीज का देने पड़ते थे, अब टोटल वेजेस क्या देने पड़ेंगे? 15 रुपीज के देने पड़ेंगे। माने वेजेस में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। माने न्यू वेजेस क्या है भाई? पहले अगर 14,000 रुपए देते थे तो अब 15,000 रुपए देते हैं। पहले आप 1,40,000 रुपए देते थे तो अब 1,50,000 रुपए देते हैं। पहले आप 140 रुपए देते थे तो अब 150 रुपए देते हैं। माने टोटल वेजेस में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा? 14:15। टोटल वेजेस का रेशियो कितना आ जाएगा? 14:15। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल 4 and 6 एंड द मीन प्रोपोर्शनल 9 and 25। सबसे पहले तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल पता करिए। 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल माने 4, 6, x आर इन प्रोपोर्शन। 4, 6, x आर इन प्रोपोर्शन। तो ये हो जाएगा आपका 4/6 इज इक्वल्स टू 6/x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। और कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 25। अब मीन प्रोपोर्शन तो हमें डायरेक्ट पता है कि मीन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड माने अंडर रूट ऑफ 9 into 25 दैट इज इक्वल्स टू 15। माने मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 15। अब ये कह रहा है फाइंड, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, फाइंड द रेशियो ऑफ, इसको काट दीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ 9 एंड इस लाइन को भी काट दीजिए एंड मीन प्रोपोर्शन कितना आया 15। तो 9 और 15 का रेशियो कितना होगा 9:15। 9:15, 9:15 का मतलब 3 की टेबल से कट जाएगा 3:5 माने B इज द करेक्ट आंसर। B इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है B की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू निकालनी है B की। तो जरा देखिए ये 12 की पावर है। अब 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3। भाई 4 3 जा 12 होता है, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 माने 2 की पावर 2b+4 इंटू 3 की पावर 2b+4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3b इंटू 4 लिखा नहीं है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 की पावर b+8। अब जरा चेक करिए, ये हो जाएगा 4b+8, ये हो जाएगा 2b+4, ये 3b। जरा देखिए ध्यान से, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4b+8 इंटू 3 की पावर 2b+4, ऐसे ही रहने दिया। ये 3 की पावर 3b और ये 2 की पावर 2b+16। अब या तो इस 2 की पावर को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना, या तो इस 2 की पावर को कंपेयर कर लीजिए या फिर इस 2 की पावर को कंपेयर, 3 की पावर को कंपेयर कर लीजिए, मर्जी आपकी। हम दोनों में से किसी को कंपेयर कर सकते हैं। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो 2b+4 इज इक्वल टू 3b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अच्छा अगर इसे कंपेयर करें तो 4b+8 इज इक्वल टू 2b+16। तो 2b इज इक्वल टू 8, तो भी b की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। माने हर तरीके से देखा जाए तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये लॉग का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 5 ये लॉग का क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। तो इसको रब कर देते हैं आगे वाले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। सबसे पहले लॉग, ये लिखा हुआ है लॉग, और ये क्या है, ये a की पावर 2/3 हुआ, ये a की पावर 2/3 हुआ इंटू b की पावर ये कितना हुआ 3/2 हुआ, b की पावर 3/2 हुआ। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के अंदर अगर कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है तो उसे प्लस में करके लिखते हैं। तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग a की पावर 2/3 प्लस लॉग b टू द पावर 3/2। अब ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/3 लॉग a प्लस 3/2 लॉग b। 2/3 लॉग a प्लस 3/2 लॉग b, 2/3 लॉग a प्लस 3/2 लॉग b माने c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी लॉग का ही क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो जरा ध्यान से दीजिए, तो ये है लॉग a लॉग b टू द बेस a, पहला वाला ऐसे ही लिख दिया, ये वाला। अच्छा अब इसकी बात करें तो इसका 2 ये आगे आएगा और इसका 2 ये अपॉन में आएगा, माने
2 log b, और यहां a की पावर जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस इसका 3 आएगा आगे आएगा, और ये बेस की पावर जो होगी अपॉन में आएगी, माने 3 log b टू द बेस a की पावर 3 अपॉन में आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अगले वाले में ऐसे बिल्कुल 4 log b टू द a की पावर 4 होगा, तो ये 4 अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल हो गया, अप टू सो ऑन टू, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, यहां पे n लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा n log b, और टू द बेस a की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। माने कुल मिला के आया log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a प्लस log b टू द बेस a, और इसको कितनी बार जोड़ना है, n टाइम जोड़ना है। भाई अगर a को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 20 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा, n टाइम जोड़ेंगे तो n आएगा। तो बिल्कुल सेम वे में log b टू द बेस a को अगर आप n टाइम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा n log b टू द बेस a। अब यहां पे n की टर्म में तो कुछ नहीं दिख रहा, तो हम इस n को जब उठा के आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log b टू द पावर n टू द बेस a, log b टू द पावर n टू द बेस a, माने a इज द करेक्ट आंसर, a इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है बताइए x की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। जरा x की जगह p लगा के देखिए, तो ये हो जाएगा 1/2p प्लस q, भाई p प्लस p 2p हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/p प्लस 1/q। अब इसकी बात करिए, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/p प्लस 1/p का मतलब 1/2p नहीं हुआ, 2/p हुआ। भाई कैसे, 1/5 प्लस 1/5, इसे 2/5 बोलेंगे, इसे 2/5 बोलेंगे ना, 5 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। बिल्कुल सेम वे में ये कितना हो जाएगा, 2/p प्लस 1/q। क्या ये इसके बराबर कभी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो पहला आंसर तो होगा नहीं। दूसरा पुट करके देखते हैं, माइनस पी। भाई पुट तो करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसे सॉल्व करने जाएंगे तो लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। माइनस पी पुट करके देखिए, माइनस पी पुट करेंगे तो माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाएगा। भाई अगर यहां माइनस पी आप लगाते हैं तो माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, यहां क्या बचेगा 1/q। यहां माइनस पी लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/p, ये हो जाएगा, इसे काटिए, यहां आ जाएगा माइनस 1/p, और यह है प्लस 1/p प्लस 1/q, ये भी कैंसिल होके 1/q बचेगा, माने 1/q बराबर 1/q सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन एक नहीं, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करने चाहिए। माइनस क्यू लगा के देखिए, माइनस क्यू लगा के देखिए, माइनस क्यू लगा के देखिए, माइनस क्यू लगाते हैं अगर हम, तो यहां आ जाएगा 1/-q प्लस p प्लस q, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, 1/p बचा, और यहां आ जाएगा माइनस 1/q प्लस 1/p प्लस 1/q, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, 1/p बचा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब आपको सम ऑफ रूट्स गिवन है, सम ऑफ रूट्स गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। आपसे पूछ रहा है बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। अरे वाह भाई, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमेशा दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, पहला सम ऑफ रूट्स, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, -3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ₹1600 अमाउंट टू ₹2100 इन 5 ईयर्स, माने 1600 रुपए ये प्रिंसिपल, 2100 रुपए बन जाते हैं माने ये अमाउंट। कितने साल में? 5 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, तो पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ ले। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 1% देन इट वुड अमाउंट टू हाउ मच? तो बताइए कितना अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दिया जाए तो कितना अमाउंट बढ़ जाएगा, तो यार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सीधे सीधे 1600 का 1% निकाल ले 5 साल के लिए, उतने ही पैसे तो बढ़ेंगे। 1600 का 1% निकाल ले 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे 1600 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, कितने रुपए बढ़ेंगे? 80 रुपए। माने पहले 2100 मिल रहे थे तो अब कितने मिलेंगे? 2180 मिलेंगे। पहले 2100 मिल रहे थे अब क्या मिलेंगे? 2180 मिलेंगे। भाई 80 रुपए तो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो 80 रुपए का तो इजाफा होगा। पहले 2100 मिल रहे थे तो अब कितने मिलेंगे? 2180। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन ₹10,000, द रेट ऑफ फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर बी 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर बी 9%। माने आपको कह रहा है कि 10,000 रुपए पे आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जबकि पहले 2 सालों के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम का, और तीसरे साल के लिए 9% पर एनम का, और शुरू से कह रहा है ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस पे है। शुरू से ये कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस पे, मतलब यहां पे हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले 2 सालों के लिए 6% है और अगले तीसरे साल के लिए 9% का है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हर साल के लिए है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ना हो, अगर सेम होता है तो ए इज इक्वल टू क्या होता है? P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ना हो, भाई पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल आएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ना हो तो क्या होता है? 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100 और अप टू सो ऑन टू। भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो अलग अलग लगाएंगे, सेम होगा तो सबको सेम कर देंगे, तो ये अपने आप ही पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हम सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जरा देखिए, पहले 2 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? पहले 2 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? पहले 2 सालों के लिए है 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है सर? 10,000 और 1 प्लस 6 अपॉन 200 की होल पावर 4 हो जाएगा। ये 2 साल की बात हो गई भाई, 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार हो गए? 4 बार। अब तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% पर एनम का, तो 1 प्लस 9 अपॉन 200, और तीसरे साल का मतलब सिर्फ 1 साल हुआ तो पावर 2, बस, ठीक है ना। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो जो निकल के आया उसमें से 10,000 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से 10,000 माइनस कर दीजिए, तो सीधे सीधे क्या निकल आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो अब कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। 6 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 इंटू दबा का 2 3 4, तो ये वैल्यू निकल आई आपकी 1.125508881, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 9 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 इंटू इक्वल, ये वैल्यू निकल आई आपकी 1.092025, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, इंटू 1.125508881 इंटू 10,000 माइनस 10,000, आंसर आ गया 2290.83। 2290 का मतलब आंसर हो गया ए, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट किया तो 2290.83 आंसर आ रहा है, तो आंसर हो गया 2290। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2 years एंड इतना इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल बाद का अमाउंट 2205 है और 3 साल बाद का अमाउंट 2315 है। अब एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इज सेम फॉर द होल टाइम पीरियड, बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल विल चेंज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। माने 1 साल बाद का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा,
2 साल बाद का जो अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, 3 साल बाद का जो अमाउंट होगा वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यहां जो 2 साल बाद का अमाउंट है वो कितना है 2205, ये तीसरे साल के लिए क्या होगा प्रिंसिपल होगा। तो फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल कितना हो गया 2205, ठीक है ना। और अमाउंट कितना हो रहा है 3 साल बाद का, 3 साल बाद का अमाउंट है 2315.25। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा इंटरेस्ट होगा, इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट बताइए जरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2315.25 माइनस 2205, यह आ गया 110.25। टाइम कितना हुआ 1 साल। लगाते तो सिंपल इंटरेस्ट ही है, अरे भैया लगाते तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो रेट पूछ रहा है तो रेट बराबर क्या होगा SI इंटू 100 अपॉन PT, ठीक है ना। SI कितना हुआ 110.25 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 2205 और टाइम कितना है 1, तो इंटू 100 डिवाइड बाय 2205 और इंटू 1 करेंगे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर राम इज कंफ्यूज्ड whether to invest 9% per annum compounded monthly और 9.25% per annum simple interest। तो वो पूछ रहा है ही डिसाइडेड टू फाइंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज। तो माने हमें क्या करना चाहिए 9% पर एनम। वो कह रहा है कि भाई कंफ्यूज है हम कि 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली में इन्वेस्ट करें या 9.25% सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। भाई टोटलिटी आप कितना पे कर रहे हो या आपको कितना मिल रहा है, बात समझ में आ गई। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1200 की पावर 12 माइनस 1 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1 इंटू 2 3 4 इंटू 2 3 माइनस 1 इंटू 100, यह आ गया इंटू 100, यह आ गया 9.38% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। माने देखा जाए पूरे साल में कितना मिलेगा 9.380% का। और वैसे कितना मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट वाला, दूसरा केस क्या है 9.25। तो इसमें से कौन ज्यादा है, भाई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 9.38 ज्यादा है। तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए, हमें 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली का ही चूज करना चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड रिड्यूसिंग डिबेंचर फॉर वर्थ ₹5 लाख एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। माने एक सिंकिंग फंड आज से ही क्रिएट किया गया, हर साल कुछ ना कुछ पैसा निकाल के रख दिया गया और 25 साल बाद हमें 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ना। हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट प्रॉफिट ईच ईयर, हर साल कितना पैसा निकाल के रखे जिससे हमें 25 साल बाद 5 लाख रुपए मिल जाए, ठीक है ना। एंड फंड एंड इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम का। माने फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी हो गई 5 लाख रुपए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी हो गई 5 लाख रुपए। एन्युटी की वैल्यू हमें पता नहीं, एस सब एन कितने साल बाद चाहिए 25 साल बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% का। तो सबसे पहला काम होगा हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये हो जाएगा 1.04 की होल पावर 25 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.04। ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसको 5 लाख के डिवाइड में डाल देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा 1.04 इंटू दबाकर 2 3 4 5 इंटू दबाकर 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.04। तो ये पूरी वैल्यू जो निकल के आई आपकी ये 41.6459 आ गई, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को 5 लाख के डिवाइड में डाल दीजिए, 5 लाख डिवाइड बाय MRC कर दिया 12,005.98 माने 12,006 रुपए की किस्त आ गई। 12,006 रुपए की क्या आ गई एन्युटी आ गई। माने आज से अगर आप हर साल 12,006 रुपए जमा करना शुरू कर दें तो 25 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे।
तो 25 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल बी अरेंज सो दैट द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। माने एंगल, ये एंगल को तो हम एक मान लेते हैं, एंगल को हमने एक वर्ड मान लिया, एक लेटर मान लिया, एक ये, बाकी कौन कौन से बचे? टी, आर और आई, ये 3 बचे। भाई एंगल को तो हमने एक मान लिया, बाकी टी, आर, आई बचे 3, 3 और एक ये 4। 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। क्या ये आपस में अरेंज हो सकते हैं? नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 24। तो आंसर कितना हो जाएगा? 24। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन। मिलियन की बात करें तो 7 डिजिट नंबर को 1 मिलियन कहा जाता है। 7 डिजिट नंबर को 1 मिलियन कहा जाता है। माने 7 प्लेसेस खींच लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब वो कह रहा है हायर देन अ मिलियन। अच्छा एक बात बताइए, पहले प्लेस पे अगर नंबर 1 आ गया तो नंबर क्या होगा? 1 लाख से तो बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई भी नंबर आ जाए बोलोगे तो 1 लाख समथिंग ना। बात समझ में आ गई? अच्छा अगर हम बात करें तो इन डिजिट का यूज करना है, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस? भाई 3 3 6, ये 7 नहीं है यहाँ पे, 3 3 6 और एक साथ, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस? 2 2 4 2 6 और एक साथ, सही। हाँ, तो पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 0 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं, 6। दूसरे के लिए भाई पहले प्लेस पे तो 0 कभी आ ही नहीं सकता, चाहे रेपिटेशन अलाउड हो या ना हो, चाहे कोई भी केस हो, पहले प्लेस पे तो 0 कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब किसी एक को फिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट के लिए अब तो आ सकता है 6 5 4 3 2 1, माने 6 into 6 फैक्टोरियल। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यहां नंबर्स की क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। जैसे वर्ड्स वाले क्वेश्चन में होता था, अगर किसी लेटर की रिपीटेशन होती है तो जितनी बार रिपीटेशन है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आता है। जैसे 4 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 3 टाइम्स ऑकर हो रहा है तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। माने ये हो जाएगा 6 into 720 डिवाइडेड बाय 2 into 6, 6 से 6 कैंसिल, ये 360। आंसर कितना आ जाएगा? 360। आंसर कितना आ जाएगा? 360। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखें अगर आप, तो ये हो गया 12C5 और ये 2 टाइम्स है, माने इसे लिख सकते हैं 12C4 प्लस 12C4 और प्लस में 12C3 इज इक्वल्स टू 14CR है, इज इक्वल्स टू 14CR है। अब जरा ध्यान कीजिए प्रॉपर्टी, तो NCR प्लस NCR माइनस 1, माने अगर इन दोनों में एक का गैप है, NCR प्लस NCR माइनस 1 को हम लिख सकते हैं N प्लस 1CR। क्या लिख सकते हैं? N प्लस 1CR। तो 12C5 प्लस 12C4 दोनों में एक का गैप है, तो इसे लिख सकते हैं N प्लस 1 माने 13C5। इसे लिख सकते हैं 13C5। बिल्कुल सेम वे में जरा इधर देखिए, NCR प्लस NCR माइनस 1, 12C4 प्लस 12C3 एक का गैप है, तो N प्लस 1CR माने इसे लिख सकते हैं 13C4, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू सेम जैसा था वैसे लिखेंगे 14CR। अब फिर दोबारा देखिए, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसे लिख सकते हैं 14C5 इज इक्वल्स टू 14CR। तो देखिए R की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर 9 भी तो हो सकती है। याद करिए, अगर मैं बात करूं तो NCX बराबर NCY, इफ NCX बराबर NCY तो N इज इक्वल्स टू क्या होता है? X प्लस Y। तो N इज इक्वल्स टू क्या होता है? X प्लस Y, माने 14 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 5 प्लस R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आएगी या फिर R की वैल्यू 5 आएगी। तो आंसर क्या हो गया? A हो गया। आंसर क्या हो गया? A हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। ये आपके स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8 लेडीज और 7 जेंट्स में से 3 लेडीज और 4 जेंट्स निकाल लें, ठीक है ना। माने अगर हम टोटल कमिटी की बात करते तो हो जाता 8C3 इंटू 7C4, ये हो जाती टोटल, ये हो जाती टोटल। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 8C3 हो जाएगा आपका, 8C3 हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, 56। और 7C4 हो जाएगा 7C3,
7C3 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 35, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 56 इंटू 35। 1960 कमेटी तो ये बनेंगी, ठीक है। 1960 कमेटी ये बनेंगी, या फिर ग्रुप मान लीजिए। वो कह रहा है मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन अ कमिटी इन विच मिस्टर वाई इज अ मेंबर। मिसेस एक्स ने उस कमेटी में जाने से साफ इनकार कर दिया जिसमें मिस्टर वाई मेंबर होंगे। मिसेस एक्स ने उस कमेटी में जाने से साफ इनकार कर दिया जिसमें मिस्टर वाई मेंबर होंगे। तो बताइए ऐसी कितनी कमेटी बनेगी। तो हम क्या करें भाई, किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस कर देते हैं। ये हो गई टोटल कंडीशन। में से माइनस कर दें मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई कम टुगेदर। मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई कम टुगेदर। तो कौन सी कंडीशन निकल के आएंगी भाई, टोटल में से मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई कम टुगेदर की कंडीशन माइनस करेंगे तो कौन सी कंडीशन निकल के आएंगी, जिसमें मिसेस एक्स और मिस्टर वाई साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो अब मिसेस एक्स को कमेटी में इंक्लूड मान लिया तो पहले 8 में से 3 का सिलेक्शन कर रहे थे, 8 लेडीज में से 3 लेडीज का सिलेक्शन कर रहे थे। अब 7 में से किसी 2 का करेंगे। पहले 7 जेंट्स में से 4 का सिलेक्शन कर रहे थे, अब 6 में से किसी 3 का करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये कितना आ जाएगा 7C2 का मतलब हो गया 21 और 6C3 का मतलब हो गया 20, माने ये हो जाएगा 420। माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 1540 क्या कमेटी, माने 1540 कमेटी ऐसी होंगी जिसमें मिसेस एक्स और मिस्टर वाई साथ साथ नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद ईच अदर इन अ पार्टी देन द टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड इज 66। मान लीजिए पार्टी के अंदर कितने ही पर्सन, हमेशा कितने लोग हाथ मिलाते हैं, 2 जने। तो 2-2 के जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ शेक हैंड होंगे। मान लीजिए पार्टी के अंदर n पर्सन्स है, कितने पर्सन्स है, n पर्सन्स है। तो हमारे हिसाब से नंबर ऑफ शेक हैंड कितने होते हैं, माने 2-2 के कितने ग्रुप बनते। तो NC2 ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारे हिसाब से नंबर ऑफ शेक हैंड किसके बराबर होंगे, NC2 के, और इनके हिसाब से कितने हैं 66 के। तो ये पूछ रहा है n की वैल्यू बताइए। अब NC2 का मतलब क्या हुआ भाई, n को पीछे 2 बार n-1 अपॉन इसका फैक्टोरियल 2 into 1। 2 into 1 का मतलब 2 ही होता है, माने n-1 बराबर कितना आ गया 132। n-1 बराबर कितना आ गया 132। अब पुट द वैल्यू गेट द आंसर। n की वैल्यू 11 लगाइए तो 11 into 10 132 नहीं आएगा। 12 लगाइए तो 12 into 11 हाँ ये आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म इज p देन द वैल्यू ऑफ rth टर्म। अरे सर ये तो क्वेश्चन क्लास का कराया हुआ, बहुत बार कराया है। pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो rth टर्म क्या होगी भाई p प्लस q माइनस r। rth टर्म क्या होगी p प्लस q माइनस r। और एक और याद रखिएगा, अगर pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है तो rth टर्म क्या होगी, अपॉन में p क्यों आएगा, और जो भी टर्म पूछेगा वो ऊपर लिख दीजिए। rth टर्म होगी r/p क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा p प्लस q माइनस r, माने b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वो कह रहा है कि 6th टर्म ऑफ द सीरीज, इसकी आपको 6 टर्म बतानी है। सबसे पहले जरा चेक करिए, तो ये एक जीपी बन रही है। यहां पे किन्हीं भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशो सेम है। और रेशो कितना है सर, रेशो है 6th टर्म पता करनी है ना। रेशो हो गया a² b³ डिवाइडेड बाय ab। तो एक ऐसे कैंसिल हो गया, यहां b² बचेगा, माने रेशो हो गया ab² का, रेशो हो गया ab² का। अब आपसे पूछी गई है 6 टर्म, तो किसी जीपी की 6 टर्म क्या होगी ar⁵। किसी जीपी की 6 टर्म क्या होगी ar⁵। a की वैल्यू माने फर्स्ट टर्म क्या है ab, फर्स्ट टर्म क्या है ab, और 5th टर्म वो r कितना है ab² की होल पावर 5। तो ये हो जाएगा ab इंटू a की पावर 5 इंटू b की पावर 10, माने a की पावर 6 और b की पावर 11 इज द आंसर। a की पावर 6 b की पावर 11,
ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सर इफ द नंबर्स x 8 y आर इन जीपी, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। भाई ए बी सी अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो एडजेसेंट टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, और ए बी सी अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल बाकी दो टर्म के सम के बराबर होता है। तो यहां 8 का स्क्वायर 64 बराबर x इंटू वाई होगा। पहली बात तो ये हो गई। वो कह रहा है एंड द नंबर्स x y -8 आर इन एपी, माने इसका डबल 2y, इन दोनों का सम x -8। ये दूसरी बात हो गई। तो वो पूछ रहा है x और y की वैल्यू बताइए, दे रखी है वैल्यू, तो हम पुट द वैल्यू गेट द आंसर करेंगे। भाई प्रोडक्ट आना चाहिए 64, और ये हो गया पहला वाला x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला y को, y का डबल x -8 के बराबर आएगा। तो ये प्रोडक्ट तो 64 आ गया, y का डबल माने -16, और -8 करेंगे -16, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू बतानी है आपको। डेटा दे रखा है, इसका मीन दे रखा है 6, तो मीन निकालने के लिए क्या निकालते हैं? ये f होगा f, ये f होगा f, ठीक है ना। यहां निकालेंगे fx, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2p + 10, माने समीशन ऑफ x कितना हो जाएगा? 14 और 12 18 32 और 10 42, और ये हो जाएगा 52 + p 2p। ये क्या आ गया? समीशन ऑफ x आ गया। ये क्या आ गया? समीशन ऑफ x। और समीशन f कितना आएगा? 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11, माने समीशन f आ गया 11। अब हमारे हिसाब से अर्थमेटिक मीन कितना है? 6, माने 6 इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स 52 + p डिवाइडेड बाय समीशन f 11। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66 - 52, 66, यहां 2p है, यहां 2p है, 2p इज इक्वल्स टू आ जाएगा 66 - 52, माने 2p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14। तो p इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7। p की वैल्यू कितनी आएगी? 7, माने नन ऑफ दिस इज द आंसर। p की वैल्यू कितनी आएगी? 7, माने नन ऑफ दिस इज द आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर द सर्वेइंग सम मैटर, माने जो डेटा गवर्नमेंट एजेंसी ने सर्वे करने के लिए किसी मैटर की वजह से इकट्ठा किया, वो क्या होगा? वो प्राइमरी डेटा होगा। वो क्या होगा? प्राइमरी डेटा होगा। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 सब वो कह रहा है इफ x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर इन दिस, ये रिलेशनशिप दे रखा है आपको x और y के बीच का, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ठीक है ना। इफ द मीडियन एंड मॉड ऑफ x आर 4 and 5, माने मीडियन ऑफ x आपको दे रखा है 4 और मॉड ऑफ x आपको दे रखा है 5, ठीक है। वो कह रहा है देन फाइंड द, यहां पे सही कर लीजिए, ये होगा मीन ऑफ y। आपसे पूछ रहा है मीन ऑफ y बताइए, ठीक है ना, मीडियन ऑफ y नहीं, मीन ऑफ y बताइए। अब आराम से बहुत तसल्ली से देखिए, यहां पे सबसे पहले मीडियन पता है, मॉड पता है, तो आप मीन निकाल सकते हैं। कैसे? इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करके, मीन मीडियन मॉड का रिलेशनशिप यूज करके। भाई मॉड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन - 2 मीन, 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले मीन की वैल्यू निकालनी है, तो मीन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 मीडियन माइनस मॉड अपॉन में 2, 3 मीडियन माइनस मॉड अपॉन 2। तो वैल्यू लगाइए जरा, तो मीन ऑफ x कितना आ गया? 3 × 4 12, 12 - 5 7, 7 upon 2 is the mean of x। लेकिन आपसे मीन ऑफ x नहीं पूछा गया है, आपसे मीन ऑफ x नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया मीन ऑफ y। तो अब जरा ध्यान करिए,
जितनी भी सेंट्रल वैल्यू है उन सभी सेंट्रल वैल्यू पे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों का फर्क पड़ता है। तो हम सीधे सीधे x की जगह क्या लगा दे, 7/2 लगा दे, तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द मीन ऑफ y। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे सीधे सीधे x की जगह 7/2 लगा दीजिए, तो 4 इंटू 7/2 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 5। ये कैंसिल हो गया, 2 जा, ये हो जाएगा 14 माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/3 का मतलब 3, माने ये क्या निकल के आएगा, मीन ऑफ y निकल के आएगा। कितना आ गया, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है सर, फॉर अ सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, n की वैल्यू 10 है, ठीक है ना, समीशन x 20 है, समीशन x स्क्वायर 200 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है। अब सबसे पहले हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100%। तो हमें दो चीजें पता करनी होंगी, एक तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा और एक हमें मीन कैलकुलेट करना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब समीशन अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर पता है आपको 200 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 माइनस मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 20 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर, ये 0 कट गया, 20 माइनस 4 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4, माने स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ गया 4 और मीन आप निकाल ही चुके, कितना आ गया 2। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ जाएगा 4/2 इंटू 100%। 4/2 इंटू 100% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/2 इंटू 100% का मतलब 200%, माने आंसर कितना होगा, नन ऑफ दिस। आंसर कितना होगा, नन ऑफ दिस। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द, यहां रेंज लिखा हुआ है दोस्तों, फाइंड द रेंज ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले 5 प्राइम नंबर बताइए। पहले 5 प्राइम नंबर हुए 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये 5 शुरू के 5 प्राइम नंबर हो गए। ठीक है ना, इसकी रेंज बतानी है आपको। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ 11, स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 2, रेंज कितनी होगी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कितना आ गया 9, माने क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया डी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। वो कह रहा है फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q3 आर 34 एंड 42, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा बाय बॉयलेस स्क्यूनेस। उससे कोई मतलब नहीं है भाई। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह हुआ कि बीचों बीच में तो मीडियन है, यहां मीडियन है, और जितनी दूर पे यहां Q1 होगा उतनी ही दूर पे यहां पे Q3 होगा, माने मीडियन जो होगा वो बीचों बीच में लाई करेगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी है 34, Q3 की वैल्यू कितनी है 42, तो मीडियन क्या होगा, इन दोनों का सम अपॉन 2। Q3 क्या वो मीडियन क्या होगा, इन दोनों का सम अपॉन 2, माने 34 प्लस 42 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 38। आंसर आ गया 38, डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इफ हार्मोनिक मीन ऑफ 2a एंड 8 बी 24/7 देन द वैल्यू ऑफ a। अच्छा जी, तो हार्मोनिक मीन किसका, 2a और 8 का, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माने 3 डिवाइडेड बाय इन सबका रेसिप्रोकल करके सम, माने 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8। ये आपको कितना दे रखा है हार्मोनिक मीन, ये आपको हार्मोनिक मीन कितना रखा है आपको 24/7, यहां लिख लीजिए 24/7। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करके आपको एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब एक काम करिए, इसको डायरेक्ट पलट दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए दोनों को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/24 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 3, और 3 को मल्टीप्लाई में यहां लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है।
ठीक है ना, माने कुल मिला के कितना आ गया 21/24 या 3/8 तक काट दीजिए, ज्यादा बढ़िया है। 7/8 माने 7/8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/8 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8। तो इस 1/8 और 1/2 को उठा के, दोनों को उठा के इस साइड में ले जाइए, इन 1/2 और 1/8 को उठा के इस साइड में ले जाइए, माइनस हो जाएंगे तो 1/a की वैल्यू निकल आएगी। तो 1/a की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1/a इज इक्वल टू हो जाएगा 7/8 माइनस 1/8 माइनस, इसे हम 4/8 लिख ले, बात तो ही कि 1/2 को ज्यादा इजी हो जाएगा भाई, इंटू 4 डिवाइड बाय 4 करके 4/8 लिख लिया, एलसीएम 8 आ गया, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गया 2, माने आ जाएगा 2/8 का मतलब 1/4। ये 1/a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी सर। a की वैल्यू कितनी आएगी सर, 4 आएगी। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। वो कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें का एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से पेपर में आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम 20, मेजर्ड फ्रॉम अर्थमेटिक मीन नहीं है, अगर होता द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम अर्थमेटिक मीन देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता, 0 होता। लेकिन ये कह रहा है मीन से नहीं, 20 से कैलकुलेट किया गया है। कितना आया है, फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस, माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास, 10, एंड समीशन x माइनस 20 कितना रखा है, 30 के बराबर रखा है। समीशन x माइनस 20 किसके बराबर रखा है, 30 के बराबर रखा है। वो कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो बताइए इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा भाई, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम समीशन x की बात करें तो क्या होगा भाई, अगर बात करें तो 20 माइनस हुआ होगा कितने टाइम्स, n टाइम, माने इसको हम लिख सकते हैं समीशन x माइनस 20 n का मतलब है 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। माने कुल मिला के समीशन x की वैल्यू कितनी आ गई, 230। समीशन x की वैल्यू भाई ये 200 है, 200 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 230 आ गई। अब आपसे पूछा गया है अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 230 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 23। आंसर कितना आया 23। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y आर 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, माने आपको दे रखा है x बार 6, y बार 7, byx 0.45 एंड bxy 0.65। ठीक है, आपसे पूछ रहा है देन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो बताइए कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y होगी। तो जरा बहुत ध्यान से देखिए, अगर x ऑन y की बात की जाए दो तरीके हैं, या तो आप इसे पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका यह है कि भाई कैलकुलेट ही कर लेते। कैलकुलेट करते तो क्या करते, x माइनस एक्स बार, भाई x ऑन y की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, किसकी बात कर रहा है, x ऑन y की। तो x ऑन y होगी x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy y माइनस y बार, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy y माइनस y बार। तो x माइनस एक्स बार कितना है सर 6, bxy कितना है सर 0.65 और y माइनस y बार कितना है सर 7। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो x की क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0.65y माइनस 7 इंटू 0.65 कर लीजिए, 7 इंटू 0.65 4.55। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस माइनस 6 को उठा के इधर लेके जाएंगे, इस माइनस 6 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 6 में से 4.55 गया, कितना बचा 1.45। तो x माइनस 0.65y इज इक्वल टू 1.45। ये आपकी x ऑन y की इक्वेशन आ गई, ये आपकी x ऑन y की इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन सही है सर, ये सर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। यही आपसे अगर y ऑन x की इक्वेशन पूछता, यही आपसे अगर y ऑन x की इक्वेशन पूछता, तो y ऑन x की इक्वेशन क्या होती, जरा जल्दी से बताइए। y ऑन x की इक्वेशन किस फॉर्म में निकालते, ये तो x ऑन y है, y ऑन x की इक्वेशन पूछता तो क्या होती, दैट इज इक्वल टू y माइनस y बार इज इक्वल टू b बाय x
x माइनस एक्स बार। बात समझ में आ गई? ये y और x के लिए हो गए। तो फिलहाल आंसर तो हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द एवरेज ऑफ लोअर एंड होगा, यहां पे एंड होगा, लोअर एंड, यहां एंड होगा, एंड लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स इज नोन एज, माने अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो एवरेज होता है उसे क्या कहते हैं? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 क्या कहलाएगा? क्लास मार्क कहलाता है, जिसे हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? क्लास मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंक्स ऑफ एन स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट। रैंक दे रखा है, माने ये स्पेसमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन है। और याद करिए उसमें r बराबर क्या होता है? 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंक ऑफ एन स्टूडेंट, माने एन की वैल्यू नहीं पता हमें, ऑफ 2 सब्जेक्ट इज 0.25, माने आर की वैल्यू आपको रखी है 0.25, ये हो गया 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस 6। अच्छा, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रैंक इज 63, माने समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 63। एन की वैल्यू हमें पता नहीं, एन की वैल्यू पूछ रहा होगा और क्या पूछेगा, ठीक है ना? तो अब हम क्या करें, इसको उठा के इधर ले जाए, इस पूरे को, किसको? इस पूरे को, किसको? इस पूरे को, इस पूरे को उठा के इस साइड में ले आए, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 6 इंटू 63 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 में से 0.25 गया 0.75, 0.75 का मतलब 0.75 का मतलब 3/4, 0.75 का मतलब कितना हो गया? 3/4, 3/4। माने कुल मिला के अगर हम देखें तो एन स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू 6 इंटू 63 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, 21, ठीक है ना? अब एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 24 इंटू 21। अब आप एन की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जैसे सबसे पहले तो 24 इंटू 21 कितना आएगा? यह है 504। कितना आया? 504। अब जरा एन की जगह 8 लगा के देखिए, तो एन की जगह 8 लगाएंगे तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब कितना हो गया? 63। तो 8 इंटू 63 कितना आ रहा है? 504 आ रहा है। सर एन की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। एन की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। बात समझ में आ गई? तो यहां पुट द वैल्यू गेट द आंसर करिएगा, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई आर 12, 9 एंड 25। अच्छा जी, माने कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है कितना? 12। वेरिएंस ऑफ एक्स 9 है, माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो गया 3। वेरिएंस ऑफ वाई 25 है, माने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो गया 5। वो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, माने आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आर बराबर होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, माने 12 अपॉन 3 इंटू 5। ये कट जाएगा 4 अपॉन 5 का मतलब 0.8। कितना आ गया? 0.8। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एटलीस्ट 8। सम क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 8। सबसे पहले तो जब 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल कितने केस बनेंगे? जब 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल कितने केस बनेंगे? सर 36। अब याद करिए सम वाली टेबल याद करिए, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूं। जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो सम कम से कम कितना हो सकता है? 2, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। भाई सम कम से कम 1 और 1 2, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। माने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहां केसेस लिख लेते हैं। केसेस कितने हो सकते हैं? सर केसेस हो सकते हैं आपके, जरा देखिएगा ध्यान से, गिनती 1 से शुरू के 1 2 3 4 5 6। अब गिनती को पलट दीजिए 5 4 3 2 1। अब वो कह रहा है सम इज एटलीस्ट 8, माने यहां से शुरू करेंगे, इन सभी केसेस को जोड़ दीजिए अपॉन 36।
भाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सम इज एटलीस्ट 8। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15/36। 3 की टेबल से कट जाएगा 5/12। ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? कह रहा है यूजिंग 3 years वेटेड मूविंग एवरेज। अच्छा, वेटेड कह रहा है, माने वेट्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, विद वेट्स 1 to 1 फॉर द 4th year। इसके लिए तो इसका वेट्स क्या है? इसके वेट्स यहां लिख लेते हैं। वेट्स क्या है? 1 2 और 1। अब 3 year मूविंग एवरेज क्या होगा भाई? एक प्रीवियस, एक करंट, एक फ्यूचर डिवाइड बाय 3। एक प्रीवियस, एक करंट, एक फ्यूचर डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, डिवाइड बाय वेट्स होगा। तो अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? वेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 1 5 प्लस 7 2 14 प्लस 8 1 8 डिवाइड बाय वेट्स का सम 4। तो ये हो जाएगा 14 8 22 और 5 27/4 27 डिवाइड बाय 4 6.75। सी इज द करेक्ट आंसर। 6.75 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 25% ऑफ द आइटम्स ऑफ अ डेटा लेस देन 35। माने अगर आप एक नंबर लाइन बनाए तो यहां पे कहीं 25% आएगा। इस 25% पोजीशन पे कौन आ रहा है? 35। माने हम कह सकते हैं कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी? 35। Q1 की वैल्यू कितनी होगी? 35 बाई 25% ऑब्जर्वेशन 35 से पहले लाई करते हैं। एंड 25% ऑफ द आइटम्स आर मोर देन 75। माने यहां कहीं या यहां कहीं 25% ऑब्जर्वेशन इसके आगे लाई कर रहे हैं। माने ये क्या होगा? Q3। ये क्या होगा? Q3। ये कितना दे रखा है आपको? 75। ये कितना रखा है आपको? 75। यहां हुआ Q1 का मतलब 25% ऑब्जर्वेशन पहले लाई करेंगे और 75% बाद में। और Q3 में 75% पहले लाई करेंगे, 25% बाद में। इस पोजीशन पे आ रहा है 35, इस पोजीशन पे आ रहा है 75। तो आपसे पूछ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन बताइए। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2। Q3 माइनस Q1/2 माने 75 माइनस 35 डिवाइड बाय 2। आंसर आ गया 20। आंसर आ गया 20। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है व्हेन हाई वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद द हाई वैल्यूज ऑफ अदर and low values of one variable are associated with the low values of another variable, then they are said to be। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? माने अगर एक वेरिएबल बिल्कुल हाईएस्ट पे है और दूसरा वेरिएबल भी हाईएस्ट पे है और पहला वेरिएबल लोएस्ट पे है तो दूसरा भी लोएस्ट पे है, तो दोनों के बीच में कैसा होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा और परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होगा। पॉजिटिव रिलेशन होगा, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन मूव करेंगे तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो तो अनकोरिलेटेड टू ईच अदर होता है। तो अगर ये कह रहा है एक हाईएस्ट पे दूसरा भी हाईएस्ट पे, और जब एक लोएस्ट पे तो दूसरा भी लोएस्ट पे, माने क्या होगा? परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर होगा। पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -0.3 देन द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सर ये पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन किसके बराबर होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर। तो माने -0.3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 0.09। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 0.3 का स्क्वायर 0.9 मत कर दीजिएगा, 0.09। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 वो कह रहा है फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। ए यूनियन बी दे रखा है, ए दे रखा है, बी की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट है तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में।
बात समझ में आ गई। तो अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को डायरेक्टली लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन पार्ट किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब सीधे सीधे वैल्यूज लगा दीजिए। भाई ये कितना है 2/3 इज इक्वल टू ए कितना है 2/5, इसको के मान लेते हैं माइनस 2/5 इंटू के, ठीक है ना, इसे 1 के मान लेते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 2/5 और यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 के माइनस 2 के 3 के बाय 5, तो यहां एलसीएम आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस 6 4 और इनटू में 5 डिवाइड में 3, ये के की वैल्यू निकल आई, ठीक है ना, 5 3 से कट गया तो आंसर आ जाएगा के की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकल आई 4/9, कितनी आ गई 4/9। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इसको रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज 1/5। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए आए और बी ना आए, माने ओनली ए बी कह सकते हैं, ए बट नॉट बी भी कह सकते हैं, ए माइनस बी भी कह सकते हैं। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी को घटा दीजिए, माने ए आए और बी ना आए, माने ओनली ए बी कह सकते हैं, ए बट नॉट बी भी कह सकते हैं और ए माइनस बी भी कह सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ये हो गया। ये किसके बराबर रखा है आपको 1/5 के बराबर रखा है, ये किसके बराबर रखा है आपको 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना रखा है 1/5, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहूं या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कहूं, दोनों का मतलब एक ही है। तो 1/3 माइनस 1/5 हो जाएगा, माने 2/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/15। बात समझ में आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी पूछ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी क्या होगा, ओनली बी क्या होगा, माने बी आए और ए ना आए, तो बी में से क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। भाई देखिए ना, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये ए है ये बी है, ये कह रहा है ओनली बी। ओनली बी का मतलब आपसे ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, ये वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट की। तो हम क्या करें, इस बी में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दें, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी निकल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकला 2/15, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और 15 माइनस 4 11/30, 11/30 माने ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव है माने ये तीनों साथ में ऑकर नहीं हो सकते और कोई से भी 2 इवेंट भी साथ में ऑकर नहीं हो सकते, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए क्या होगा 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा वो भी 0। सभी इंटरसेक्शन पार्ट क्या होंगे 0 के बराबर होंगे। एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव माने इन तीनों में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा 1। और क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब याद करिए इंडाइसिस का एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो तो हमेशा इक्वल्स टू के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं के। तो यहां पे आप इक्वल्स टू के मान लीजिए डायरेक्ट, ये तीनों की वैल्यू बराबर है और इक्वल्स टू मान ली क्या के। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई के, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जरा देखिए 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो गई k/2। 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो गई k/3। बस मुद्दे की बात तो हमें पता लग गई सारी।
अब जरा देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी वन दे रखा है और इंटरसेक्शन पार्ट 0 है। अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लेते हैं हाथों हाथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माने 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है। ये क्या है, 0 है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या है, 0 है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ये भी क्या है, 0 है। और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या है, 0 है। माने 1 इज इक्वल टू कितने, किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, के, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, के बाई 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है, के बाई 3। ठीक है ना। तो यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो 6 इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए तो ये हो जाएगा, या 1 इज इक्वल टू 6, थोड़ी जगह नहीं मिल रही है, चलिए यहीं लिख लेते हैं। यहां एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6k प्लस 3k प्लस 2k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/11। k की वैल्यू कितनी आ गई, 6/11। लेकिन याद रखिएगा, आपसे k की वैल्यू नहीं पूछ रहा। ये बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। ध्यान से देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, k/2 माने 1/2 इंटू 6/11 माने आंसर कितना आएगा, 3/11, 3/11 या 6/22 या 6/22 माने इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। 3/11 कहें या 6/22 कहें, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ नंबर्स 1 to 120 1 इज रिलेटेड एट रैंडम, 1 इज रिलेटेड नहीं होगा, 1 इज ड्रॉन एट रैंडम या पिक्ड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8 और 10। भाई 1 से लेके 120 तक के नंबर है, इसमें से कोई एक नंबर आपने सेलेक्ट किया, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8 और 12। तो अपॉन में तो 120 आएगा, क्योंकि एक ही नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं आप। एक से ज्यादा नंबर सेलेक्ट करते तो कॉम्बिनेशन भी लगाते। अब वो नंबर 8 से डिविजिबल हो, तो 120 में ऐसे कितने नंबर है जो 108 से डिविजिबल होंगे, तो 120 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया, 15। माने 15 नंबर ऐसे होंगे जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। प्लस भाई ए यूनियन बी है ना, ये और का मतलब क्या हुआ, यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 15 नंबर तो 8 से डिवाइड हो गए। अब 12 से कितने नंबर डिवाइड होंगे, 10। वो तो हमें भी पता है भाई, 120 डिवाइड बाय 12 करेंगे 10 ही आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माने ऐसे नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और जो 12 से भी डिवाइड हो जाए। माने किसकी बात हो रही है, माने किसकी बात हो रही है, 12 नहीं सॉरी 10 है या 10 है, 10। तो यहां 12 आ जाएगा, गलती हो गई। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, माने कुल मिला के क्या होगा, किससे डिवाइड, 80 से नहीं 40 से। 8 और 10 का जो एलसीएम है दोस्तों वो 40 आएगा, 80 नहीं आएगा। और 40 से 120 में कितने नंबर डिवाइड होंगे, सिर्फ 3 नंबर। कौन कौन से, 40, 80 और 120। तो -3। तो 15, 12, 27 में से 3 गया, 24/120 या फिर कह सकते हैं 1/5। तो मैंने इसके ऑप्शन चेंज कराए थे, तो यहां पे लिख लिया था 24/120। तो इसका आंसर कितना है, 24/120 या फिर 1/5 आंसर भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ये डेटा गिवन है। वो कह रहा है फाइंड द सुटेबल इंडेक्स नंबर। जब भाई हमें वेट्स गिवन है तो हम सीधे सीधे वेटेड इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होगा, वेटेड इंडेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू समीशन WP अपॉन समीशन W। माने W इंटू P इन सबका सम डिवाइड बाय समीशन W इन सबका सम। तो आप जरा कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 125 इंटू 5 625, मेमोरी भी जोड़ लिया। 67 इंटू 2 134, मेमोरी भी जोड़ लिया। 250 इंटू 3 750, मेमोरी भी जोड़ लिया। MRC कर दिया 1509 आया।
कितना आ गया 1509 डिवाइड बाय सबमिशन W 5 और 2 7 और 3 10 माने आंसर आ जाएगा 150.9। आंसर आ जाएगा 150.9 माने ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। वो कह रहा है प्राइस रखा है, क्वांटिटी रखा है, प्राइस रखा है, क्वांटिटी बेस है, तो ये हो गया P0, ये हो गया Q0, ये हो गया P1, ये हो गया Q1। आपसे 500 प्राइस इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। अब 500 का फॉर्मूला क्या होगा सर? समीशन P1 P0। 500 ने कौन सी ईयर की क्वांटिटी ली थी? बेस वो सॉरी करंट ईयर की, तो Q1 माने हमें निकालना है P1 Q1 माने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो हम सीधे सीधे कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 15 60 प्लस 5 इंटू 9 45 प्लस 6 इंटू 26 6 दूनी 12 6 36 156 प्लस 3 इंटू 15 45 यह आ गया 306 अपॉन P0 Q1 माने इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 9 5 45 प्लस 26 इंटू 4, तो 4 2 8 और 6 4 104 प्लस और 1 इंटू 15 209 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 306 डिवाइड बाय 209 इंटू 100 146.41 ए इज द करेक्ट आंसर। 146.41 इज द करेक्ट आंसर। बाकी हमें किसी डेटा से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर इज 250, ठीक है। पास्चे इंडेक्स नंबर इज 160, वेरी गुड। फिशर पूछ रहा है, अरे वाह। फिशर बराबर क्या होता है? फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे इनटू पास्चे। लेस्प्रे इन पास्चे का क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो 250 इंटू 160 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 10 माने सीधे सीधे 200 आएगा। 200 आएगा। कितना आएगा? 200। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज 20 गर्ल्स ऑफ विच हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आइज। अच्छा जी भाई, टोटल हो गए 30। बॉयज कितने हैं? 10। गर्ल्स कितनी है? 20। ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, नॉट ब्लू आइज, नॉट हिप्नोटाइज। ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, नॉट ब्लू आइज, नॉट हिप्नोटाइज। हाँ जी सर, ये कह रहा है आधे आधे जो है ब्लू आइज वाले हैं। यहां पे 5 आ गया, यहां 5 आ गया, यहां 10 आ गया और यहां पे भी 10 आ गया, ठीक। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम इज अ बॉय। पहला केस इज अ बॉय, ठीक है ना, एंड हैज ब्लू आइज। दूसरा केस हैज ब्लू आइज। कौन सा केस पहले हैपन हो रहा है? सर कुछ नहीं बता रखा, जो पहले रखा है वो पहले हैपन होगा। माने हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बॉय भी हो ब्लू आइज भी हो, बॉय भी हो ब्लू आइज भी हो। कितने हैं सर? 5। कितने में से? सर 30 में से। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिर्फ बॉय की बात कर रहा है। बॉय कितने हैं? 10। कितने में से? 30 में से। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 माने सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इफ द मीन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y आर 3 and 1। अरे वाह, x बार गिवन है, y बार गिवन है, तो कह रहा बताइए कौन सी 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन सही है। अरे भाई पुट करके देख लो, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। पहले वो क्या करता था क्वेश्चंस के अंदर, आपको रिग्रेशन लाइन देता था तो आपसे मीन पूछता था, तो हम पुट करके चेक करते थे। अब हमें मीन दे रखा है, आपसे रिग्रेशन लाइन पूछ रहा है, तो भाई जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही रिग्रेशन लाइन सही होगी, ठीक है ना। पुट करके देख लीजिए। तो x की जगह y, वो x की जगह 3 और y की जगह 1। 5 3 जा 15
और 7 1 जा 7, 15 और 7 22 माइनस 22 सेटिस्फाई करा 0, 6 3 जा 18 और 2 1 जा 2, 20 माइनस 20 बिल्कुल सेटिस्फाई करा, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं सर, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब जरा ध्यान से देखिए तो यहां जो भी वैल्यूज दे रखी हैं वो आपको एक्चुअल वैल्यूज के रिस्पेक्ट में दे रखी है, और एक्चुअल वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आर बराबर क्या होता है? ये होता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। बस सीधे सीधे वैल्यूज लगानी है। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन समीशन एक्स वाई, एन कितना है 10 और समीशन एक्स वाई कितना है 220, अंडर रूट को लगा दिया मैंने। एन समीशन एक्स वाई माने 10 इंटू 220, सीधे सीधे 2200 लिख दो, फालतू में इतना दिमाग क्यों लगाऊं मैं, कितना लिख दू 2200, ठीक, माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई 40 इंटू 50 2000 अपॉन अंडर रूट ऑफ एन समीशन एक्स स्क्वायर, एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर 2000 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 इंटू एन समीशन वाई स्क्वायर 10 इंटू 262 2620 माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर 2500। बस यही कैलकुलेशन रह गई। तो ये आ गया कुल मिला के, ये आ गया कुल मिला के 200 डिवाइडेड बाय ये कितना बचेगा अंडर रूट ऑफ, यहां बचेगा 400, यहां बचेगा 120, 400 इंटू 120, बस ठीक है ना। तो सबसे पहले 400 इंटू 120 कर ले, कितना आ जाएगा 48,000 का अंडर रूट और कर ले 219, माने इसे काट के सीधे सीधे लिख दे 219.08, ठीक है ना, माने 200 डिवाइड बाय 219.08 0.912, सी इज द करेक्ट आंसर। 0.912 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखने में टफ लग रहा है, क्वेश्चन कुछ है नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। वेरिएंस होता क्या है? वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। Variance is the square of standard deviation. And what is standard deviation? Standard deviation is the square root of arithmetic mean of square deviation from their arithmetic mean. ठीक है ना। तो वो कह रहा है बताइए m क्या है यहाँ पे। m का मतलब मीन है, m का मतलब मीन है, मतलब मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान समझिए। ये कह रहा है वेरिएंस जो दे रखा है आपको, वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब हुआ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस, माने x माइनस m के होल स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन क्या कहला रहा है? वेरिएंस कह रहा है। तो बताओ m क्या है? m मीन है सर, और क्या है? m क्या है? मीन है, और क्या है? बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 वो कह रहा है इफ x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर दिस, ये रिलेशनशिप दे रखी है। अब वो कह रहा है मीन डेविएशन ऑफ x इज 5.4, मीन डेविएशन ऑफ y पूछ रहा है। अब जरा याद करिए जितने भी डिस्पर्जन है उन सभी पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन क्या हुआ? 11 काट दीजिए और सीधे सीधे x की जगह कितना लगा दीजिए? 5.4। लेकिन याद रखिएगा कोई भी डिस्पर्जन नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव आए भी आंसर तो उसे क्या कर देंगे आप? पॉजिटिव कर देंगे। तो सीधे सीधे x की जगह 5.4, तो 4 इंटू 5.4 अपॉन 3, सीधे सीधे y की वैल्यू निकल के आएगी। माने ये क्या होगा? मीन डेविएशन ऑफ y होगा। नेगेटिव आ रहा था तब भी पॉजिटिव कर दिया, क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्पर्जन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5.4 डिवाइड बाय 3 माने 7.2। लीजिए सर पूरा का पूरा टेस्ट सॉल्व हो चुका है। 50 के 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, और अब आपका कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो मेरे हिसाब से वो क्लियर हो गया होगा। फिलहाल अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो आपके पास मेरा डाउट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपने क्वेश्चन को, मैं तब भी आपका क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। तो आज का टेस्ट कैसा रहा ये मुझे जरूर बताइएगा अपने व्हाट्सएप के थ्रू,
और अगर कोई डाउट अभी भी रह गया है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए और अपने डाउट को क्लियर करिए, और एक भी मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाए या जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे या जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गए, एक बार खुद से दोबारा जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, दोबारा जरूर ट्राई करिएगा। इस पूरे पेपर को एक बार दोबारा ट्राई करिएगा ताकि आपके हाथ के नीचे से ये सारे क्वेश्चन एक बार निकल जाए और आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।